नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू कारोलिया। विकास कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है जो एमपीएसआई, कांस्टेबल और मध्य प्रदेश से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा रहा है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और आने वाली सभी वीडियोज़ को देखना ना भूलें। आज हम इस वीडियो में प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे, प्रस्तावना के बारे में, जो हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना को कैसे लाया गया। तो हमारी संविधान सभा का जब निर्माण किया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका प्रस्तुत की गई कि हमारा संविधान कैसा हो। उसी उद्देशिका को आगे चलकर संविधान में प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। तो आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चंस बनता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप प्रियम्बल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी जो फर्स्ट लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो भारत के संविधान का निर्माण भले ही संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, लेकिन वह प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि जो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसका जो स्रोत है वह भारत की जनता है। कई बार ये भी क्वेश्चंस बनता है कि हमारे देश में सुप्रीम कौन है, सर्वोच्च कौन है, कार्यपालिका, न्यायपालिका या हमारे राष्ट्रपति। तो आप जब प्रियम्बल लिखेंगे तो आपको इसका भी आंसर मिलेगा कि हमारे देश में जो प्रस्तावना है उसका स्रोत या हमारे संविधान का जो स्रोत है वह तो भारत की जनता है ही, उसके साथ ही सुप्रीम जो है, सर्वोच्च है, वह भी हमारी भारत की जनता ही है। तो इसके साथ ही हम बात करेंगे आज प्रियम्बल के बारे में। दोस्तों, प्रियम्बल के बारे में कुछ वाद हैं जिनके बारे में आज मैं बताऊंगी। तो पहला जो वाद है वो बेरूबारी यूनियन वाद 1960, जो यह कहता है कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग नहीं है। प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि इसे विलोपित कर दें या इसे हम हटा दें तो जो संविधान है वह अपनी स्थिति में बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उसके 13 साल बाद 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का भाग है। न केवल यह भाग है बल्कि प्रियम्बल में भी उसी तरह से संशोधन किए जाएंगे जिस तरीके से संविधान के अन्य भागों में संशोधन किए जाते हैं। तो संविधान का भाग होने के कारण ही संसद ने इसे 42nd अमेंडमेंट 1976 में संशोधन करके 3 नए शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा, जो कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द हैं। तो कई बार ये क्वेश्चंस बनता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 कौन से नए शब्द जोड़े गए, उन सब नाम तो आप इनको क्रम से याद रखना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत की सरकार कैसी है, हमारी सरकार का स्वरूप कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो जब आप प्रस्तावना देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी जो सरकार है उसकी प्रकृति कैसी है। लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जानी जाती है। अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही जो है लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है वो 2 टाइप से होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो जनता होती है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है शासन के निर्माण में। तो प्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता है जो प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है शासन के निर्माण में। और अप्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जैसे हम प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र कहते हैं, उसके माध्यम से जो है शासन का निर्माण करती है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। हमारे द्वारा हर 5 साल में जो चुनाव संपन्न किए जाते हैं, हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है। फिर आप जो शब्द ये देख रहे हैं, गणतंत्र, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, इन सब का उल्लेख जो है हमारी प्रियम्बल में है। तो आज हम देखेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है, इनका मतलब क्या है। तो जब गणतंत्र की बात करते हैं तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पदाधिकारी यदि वो निर्वाचित हो तो उस प्रकार के सिस्टम को हम
लोग गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहते हैं। भारत की बात करें तो भारत भी जो है एक गणतंत्र देश है, क्योंकि हमारा जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो चयनित निर्वाचित होते हैं। हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं उनके द्वारा वो निर्वाचित होते हैं। तो राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत वाला सिस्टम भारत में नहीं है। एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो गणतंत्र है हमारा देश। संप्रभुता, सोवेनिटी की बात करें तो प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। मतलब अब हम किसी के अन्य देश के गुलाम नहीं हैं या हम किसी के औपनिवेशिक नहीं हैं, हम एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र हैं। तो यह प्रस्तावना से हमें मालूम होता है। फिर समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवाद का अर्थ है समाजवाद की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करती है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं। तो समाजवादी सोशलिस्ट में जो हमारे देश में आपको देखने मिलेगा, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं। धर्मनिरपेक्ष, दोस्तों धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष, सामान्यतः इनका अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन शाब्दिक दृष्टि से ये थोड़े से अलग होते हैं। जैसे पंथनिरपेक्ष की बात करें तो हमारा देश पंथनिरपेक्ष सेक्युलर है। इसका मतलब है कि हमारा जो देश है उसका कोई पंथ नहीं है और ना ही वह किसी एक पंथ को सपोर्ट करता है। वह जो उसके लिए सभी पंथ है जो एक समान होते हैं। धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और वो सभी धर्मों के प्रति तटस्थता बरतता है। मतलब किसी एक धर्म के प्रति उदारता या दूसरे धर्म के प्रति मतलब सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्म विरोधी नहीं होता है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भारत जो देश है उसका कोई एक धर्म नहीं है, बस सभी धर्मों के लिए समान दृष्टिकोण रखता है। तो ये दोनों इनका अर्थ था। फिर हमारे संविधान के उद्देश्य की बात करें तो जब आप प्रस्तावना देखेंगे तो आपको हमारे संविधान के उद्देश्य के बारे में मालूम पड़ेगा। तो संविधान में जो है न्याय, 3 तरह के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो हमारे न्याय है इनका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो प्रस्तावना के अलावा जो ये 3 तरह के न्याय हैं हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इनका उल्लेख जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। और जो हमारे संविधान का आर्टिकल 38 है उसमें भी इन 3 न्याय के बारे में आपको पता चलता है। तो और स्वतंत्रता की बात करें तो जब आप प्रस्तावना देखेंगे तो उसमें 5 तरीके की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो आप जब प्रस्तावना में देखेंगे तो इनका भी उल्लेख हमें उससे मिलता है। फिर समानता की बात करें तो प्रतिष्ठा तथा अवसरों की समानता स्थापित करना, आर्टिकल 14 to 18 में इनका उल्लेख है। तो जो प्रस्तावना है वो बताती है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको प्रतिष्ठा और अवसरों की समान उपलब्धता होगी। इनकी उससे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। बंधुत्व, ब्रदरहुड, भाईचारे की बात करें तो भारतीय नागरिकों के मध्य बंधुत्व की भावना स्थापित करने के बारे में प्रस्तावना में बताया गया है। दोस्तों जब आप ये देखेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो 3 शब्द हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये जो तीनों शब्द हैं ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ये फ्रांस की क्रांति के नारे थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इसके अलावा ये हमारे मूल कर्तव्य में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो आप याद रखना कि ये 3 शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। शासन व्यवस्था की बात करें तो 2 तरीके की शासन व्यवस्था होती है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो यह एक बाजार संचालित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो सरकार होती है वह जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, बल्कि समाज और जीवन को आकार देने के लिए बाजार की शक्तियों और उसकी परिस्थितियों पर छोड़ दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड होती हैं, निर्धारित होती हैं। समाजवाद की बात करें तो समाजवाद व्यापार और सेवाओं की राज्य की स्वामित्व की विशेषता है। जैसे समाजवाद की बात करें तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को अपनाया गया है। समाजवाद में क्या होता है कि जो सरकार है उसका नियंत्रण होता है
और पूंजीवाद में जो होता है बाजार का नियंत्रण होता है। तो भारत में जो है इन दोनों का संयोजन या मिश्रण पाया जाता है। तो भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके बाद प्रस्तावना से क्या स्पष्ट होता है? जब आप प्रस्तावना देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि जो हमारा संविधान है उसके स्रोत क्या हैं, हमारी जो सरकार है उसका स्वरूप क्या है, शासन के उद्देश्य क्या हैं, संविधान लागू होने की तिथि क्या है। तो जब ये आप देखेंगे तो आप जब प्रस्तावना की लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें लिखा हुआ है, अतः ईतद द्वारा हम 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो संविधान लागू होने की तिथि जो है वह प्रस्तावना में उल्लेखित है। फिर जो 5वां पॉइंट है कि संविधान के उद्देश्य क्या हैं, यह भी हमें प्रस्तावना से मालूम पड़ते हैं। दोस्तों अभी जो मैंने 3 शब्दों का उल्लेख किया है कि अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत, तो इनका मतलब क्या होता है? अंगीकृत की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि यह जो संविधान है हम इसको स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं, मतलब इसको हम स्वीकार करते हैं। अधिनियमित की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि यह जो संविधान है इसको हम लागू करते हैं। और आत्मर्पित की बात करें तो आत्मर्पित का अर्थ होता है कि यह जो संविधान है इसको हम स्वयं को सौंपते हैं। तो इन तीनों का अर्थ ये होता है, इसको भी आप बहुत अच्छे से देख लेना। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भारत शब्द है इसका प्रस्तावना में कितने बार उल्लेख किया गया है? तो भारत जो शब्द है इसका प्रस्तावना में सिर्फ 2 बार ही उल्लेख किया गया है, इसको याद रखना। और इसके अलावा एक क्वेश्चन मतलब कथन है जो दिए गए हैं, तो इनमें से मैं कुछ कथन लेके आई हूँ। जैसे ठाकुरदास भार्गव द्वारा दिए गए 2 कथन हैं। पहला जो है कि जो प्रियम्बल है हमारा, मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। एक और उन्होंने कथन दिया था कि प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रियम्बल जो है संविधान की आत्मा है। के.एम. मुंशी का भी एक कथन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली प्रस्तावना है। के.एम. मुंशी का कथन है ये कि जो भारतीय संविधान की जन्म कुंडली क्या है? प्रस्तावना है। तो इस तरह से मैं एक और क्वेश्चन बनता है मतलब कि हमारी जो, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, हम न्यायपालिका, इसके बारे में शायद मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यायपालिका जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जब उसको निर्णय देना होता है तो वो फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ साथ हमारी प्रियम्बल को भी कोर्ट करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।